तो आज हम लोगों को जानना है पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो आया था, रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद आया। रेगुलेटिंग एक्ट बनने के बाद भी पूरी तरह से सही साबित नहीं हुई, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थी, बहुत सारी खामियां थी अंग्रेजों के नज़र में और हमारे नज़र में, भारतीयों के नज़र में तो थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शोषण ही कर रही थी। लेकिन अंग्रेजी कंपनी के नज़र में भी बहुत सारी खामियां थी, भ्रष्टाचार हो रहा था, करप्शन हो रहा था। उसकी कुछ कमियों को सुधार कर एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत थोड़ा ठीक किया गया। लेकिन वहां पर भी जब बात नहीं बनी तो फिर से अगला जो एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और ये जो है तीसरा कानून एक तरह से समझ लीजिए अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया था। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे विलियम पिट के द्वारा भेजा गया था। उस समय प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, और ये विलियम पिट की जो के निर्देशन में, अध्यक्षता में ये सारा कानून बना है, ये नियम बना है। इसकी वजह से इसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से हम जानते हैं। समझ रहे? तो ये पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा, ये एक अहम सवाल है। अगर पूछा जाए तो आप इस बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री का नाम विलियम पिट हुआ करता था। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या था भाई, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या बदलाव या सुधार किए गए? तो पहले चीज समझ लीजिएगा, कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया। अब जब यहां शासन करने लग गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश, तो यहां से राजनीतिक, यहां पे राजनीति भी कर रहे थे। सारा टैक्स लगाना है, कैसे, कौन सा टैक्स लगाना है, किस पे टैक्स लगाना है, किस तरह के रूल रेगुलेशन लाना है, ये सारा काम भी उसी के हाथ में। व्यापार तो जो करने आए थे वो कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ की राज व्यवस्था भी अपने हाथों में ले लिए थे। तो शुरुआती दौर में क्या हो रहा था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, वो गवर्नर जनरल सारा काम देख रहा था, राजनीतिक काम देख रहा था, वाणिज्यिक काम देख रहा था, न्यायिक न्यायिक काम देख रहा था, सारा। अब धीरे 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 आप देखिए, पिछले में, इससे पहले जो आपके पिट्स इंडिया एक्ट से पहले एक्ट ऑफ सेटलमेंट में पहले काम बांटा गया सुप्रीम कोर्ट का और जुडिशियरी का। रेगुलेटिंग एक्ट में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी। सर एलिजा एम्पे पर जो है चीफ जस्टिस बनाए गए थे, 3 और सदस्य के साथ स्थापना किया गया था। तो यहाँ पर काम किया गया भाई कि जो बिजनेस वाला काम है वो अलग टीम देखेगी, और जो राजनीति वाला काम, राज व्यवस्था वाला काम है, वो एक अलग टीम देखेगी। अब जो है इसमें क्या किया गया, भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्य के पर मुकदमा चलाने के हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना भी किया गया। अब जो व्यापारी को यहाँ भेजते थे, जिस अधिकारी को यहाँ पर भेजते थे प्रशासन चलाने के लिए, कंपनी के काम देखने के लिए, वही करप्शन करने लग जाता था। वो कंपनी का व्यापार छोड़ के, कंपनी का व्यापार कर रहा था सामने से, लेकिन पीछे से अपना व्यापार कर रहा था, खुद ज्यादा लाभ कमा रहा था और कंपनी लॉस में जा रही थी। समझ रहे कि नहीं? तो इस प्रकार से, जैसे कि देखते हैं ना रेलवे में क्या होता है, टीसी सब क्या करता है, पेनल्टी जो बनाता है, रसीद काट के दिया अगर आपको, तो मान लीजिए वो पैसा कहाँ जाएगा, रेलवे के खाते में जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या करता है, वो रसीद काट के आपको नहीं देता है। जहाँ पे रसीद 500-700 का होता है, तो वहाँ पे 200-300-500 रुपया आपसे ले लेता है। आप भी सोचते हैं कि 200-300 रुपया मेरा बच गया, और टीटी भी आपको छोड़ देता है 500 रुपया, क्योंकि 500 रुपया पूरा का पूरा उसके पॉकेट में गया, और जो रसीद कटेगा प्रॉपर तरीके से वो सरकार के खाते में जाता था। तो इसी प्रकार यहाँ के व्यापारी भी यही काम कर रहे थे, तो वो करप्शन, इसमें सरकार का घाटा हो रहा था। तो ये बोला गया कि एक अवैध कार्य जो कर रहा था अधिकारी, उसके लिए मुकदमा चलाने के लिए एक कोर्ट जो है इंग्लैंड में स्थापित किया गया, उन सब पे एक्शन लेने के लिए। और क्या किया गया, राजनीतिक मामला देखने के लिए, राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक निकाय का गठन किया गया, और इसमें 6 मेंबर्स, 6 सदस्य को क्या किया गया, नियुक्त किया गया, जो ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट से चुनकर आते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से नियुक्त होकर आते थे। कौन? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक मामला को देखने के लिए। सबसे बड़ा काम पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ। दूसरे बात, ब्रिटिश कंपनी के अधीन का जो क्षेत्र था, उसे ब्रिटिश सरकार के क्षेत्र तथा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूरा नियंत्रण हो गया। जो भी ब्रिटिश सरकार का क्षेत्र, जो भी बोला जाए, जो भी अधीन, कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था, वो ब्रिटिश सरकार का क्षेत्र कहलाया, और साथ ही साथ जो है ब्रिटिश सरकार का पूरा नियंत्रण भी हो गया। तो दो सबसे बड़ा फैक्टर, राजनीतिक मामला को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का एक अलग संगठन बनाया गया, गठन किया गया कमेटी का, 6 मेंबर थे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पहले से काम कर रहा था, वो कौन सा मामला देखने लग गया,
वो बिजनेस वाला मामला, वाणिज्य वाला मामला देखने लग गया। तो दो कमिटी, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामला देखने लग गया, राज व्यवस्था कैसे चलाना है, लगान कैसे करना है, सारा कुछ इस तरह का, है ना, टैक्स कैसे लगाना है, किस क्षेत्र में क्या नियम कानून लागू करनी है। अब वाणिज्यिक जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, वो बिजनेस, जिस काम के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी वो काम देखना चालू किया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम था, सबसे महत्वपूर्ण पहल था किसका, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अब इसमें क्या क्या प्रमुख बातें, एक एक करके हम लोग थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। पहली बात तो यह था कि याद रखिएगा कि इस अधिनियम में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नियंत्रण की एक दोहरी प्रणाली स्थापित किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग अलग करके किया गया। कंपनी के राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापना किया गया, जबकि व्यापारिक मामला देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ये कंट्रोल कर रहे थे दोनों, है ना। नया क्या बना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 मेंबर का, जो कि क्या देख रही थी, राजनीतिक मामला देख रही थी, जो राज व्यवस्था वाला मामला, अभी जैसे हमारा देश में हमारी सरकार चलाती है। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल जो था, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वीटो पावर दिया गया। वो वीटो क्या होता है, जैसे अभी हमारे राष्ट्रपति को भी वीटो पावर दिया जाता है। वीटो का मतलब रोकने की ताकत, कोई निर्णय को रोकने की ताकत किसको दिया गया, तो गवर्नर जनरल को दिया गया। और उसे परिषद के निर्णय को खारिज करने का भी अधिकार दिया। जो परिषद अभी आपने देखा ना, कौन सा परिषद भैया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो है परिषद है, इसके जो निर्णय है उसको खारिज करने का भी अधिकार किसको दिया गया, गवर्नर जनरल को। दैट इज नोन एज द वीटो पावर। फिर गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसकी शक्ति को घटाकर, जो परिषद की शक्ति, जो उसका काउंसिल जो था 4 सदस्य का, सॉरी इसके 4 सदस्य के काउंसिल इसके हुए करते थे ना, तो उसमें से उसको घटाया गया, 3 सदस्य कर दिया गया। ये भी एक परिवर्तन बड़ा है। फिर इसमें क्या और किया गया कि अधिनियम में सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों को भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्ति का खुलासा करने का आदेश दिया कि भैया जितने भी अधिकारी है, जो भी काम किया, नागरिक मतलब कि सिविल सर्वेंट थे उनको भी और सैन्य अधिकारी थे उनको भी, कि कितनी संपत्ति आपके पास पहले थी, कितनी संपत्ति अभी है, क्या अर्जित किए, ताकि ये पता चले कि ये करप्शन कितना हुआ है। अभी भी कोई एमपी या एमएलए या किसी इलेक्शन में खड़े होने जाता है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति, कोई भी पद पे नॉमिनेशन करने जाते हैं, तो उसको अपने सारे संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। जितना भी संपत्ति उसके पास है सबका ब्यौरा उसको देना पड़ता है। और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामले और भारत में उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया। किसको, ब्रिटिश सरकार को। कंपनी का मामला में भी इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन देखिए भारत में चल किसका रहा है, अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही चल रहा है, वही सारा कुछ कर रहा है, बिजनेस या राजनीतिक मामला। लेकिन कंपनी के ऊपर शिकंजा किसका रहेगा, ब्रिटिश सरकार का रहेगा, वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट का रहेगा। ये पिट्स इंडिया एक्ट में ये घोषणा कर दी गई कि भैया ऐसा ऐसा बात है। फिर और क्या किया गया पिट्स इंडिया एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में इसके अलावे पहली बार कंपनी का जो कब्जा वाला क्षेत्र था, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति कहलाती थी, अब क्या कहलाने लग गई, भारत में ब्रिटिश संपत्ति। पहले किसकी होती थी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रॉपर्टी या संपत्ति, बोला कंपनी का क्षेत्र है वो या कंपनी का कारखाना है। अब सारा प्रॉपर्टी जो कंपनी का कब्जा वाला जो क्षेत्र होता था वो क्या कहलाने लग गया, भारत में ब्रिटिश संपत्ति। भारत में ब्रिटिश संपत्ति के रूप में इसको संदर्भ किया गया। तो ये सारी चीजें, ये प्रमुख बदलाव था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। पिट्स इंडिया एक्ट में ये सुधार किया गया। कंपनी की जो ताकत थी धीरे धीरे सरकार ऑलरेडी ले रही थी, ब्रिटिश सरकार ले रही थी। और 1857 का विद्रोह एक जबरदस्त बहाना मिलता है और उसके बाद पूरा अधिकार ले लिया, सब समेट के ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि भैया तुम व्यापार करने आए थे, अब सिर्फ और सिर्फ व्यापार करो। 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है। और जैसे शुरुआत से धीरे धीरे अभी पिट्स इंडिया एक्ट में भी कुछ अधिकार ले लिए, बोले कि भैया तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, मेरा प्रॉपर्टी होगा, ब्रिटिश साम्राज्य का प्रॉपर्टी होगा। तो ये था आपका पिट्स इंडिया एक्ट। अब आप बताएंगे, कमेंट में भी बताएंगे कि भैया कैसा लगा ये सेशन, समझ में आई कि नहीं आई, इससे कोई समस्या है तो वो भी बताएंगे। थैंक यू।